पावर शेयरिंग, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का सबसे छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हम दो कंट्री के केसेस देखेंगे। सबसे पहली कंट्री है बेल्जियम, जो यूरोप में है, जहां पर अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन बोली जाती है। और एक तरफ है श्रीलंका, जहां पर प्रोमिनेंटली दो ही लैंग्वेजेस, सिनाला और तमिल, ये दो लैंग्वेजेस बोली जाती है। और दोनों का चैप्टर के स्टार्ट में ही कंपैरिजन किया गया है अपने इंडिया के स्टेट से, हरियाणा से, जहां पर बोला जाता है चैप्टर के हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को, हर डायग्राम, इमेज, हर एक चीज को हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ भी मिस नहीं होगा और हर एक चीज एनिमेटेड तरीके से देखेंगे कि तुम बोर ना हो। और हर एक टॉपिक के बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे कि तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। बस वेबसाइट पे जाना पढ़लेक्चर.com पे, जहां तुम्हें मिल जाएंगे इस चैप्टर के डिजिटली डिजाइंड नोट्स और वर्कशीट, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। इसी के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से, जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस टॉपिक में, टॉपिक 1 में हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कंट्रीज की एथनिक कॉम्पोजिशन देखने वाले हैं। अब एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? देखो, एथनिक टर्म का मीनिंग तुम्हारी बुक में ये लिखा हुआ है, डेफिनेशन, ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब सीधी सी बात ये कि एक डिवीजन किस बेस पे बना हो? शेयर्ड कल्चर से। जैसे हम किसी को हिंदू क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एक कल्चर है, वो एक सेट त्योहार मनाता है, जैसे कि होली हो गया, दिवाली हो गया और नवरात्रि। उसी तरह किसी एक कम्युनिटी को मुस्लिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक अलग सेट ऑफ त्योहार, अलग सेट ऑफ कल्चर है उसका, जैसे ईद, बकरीद एंड मोर। अब इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं एथनिक डिवीजन। और एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब कि एक कंट्री में इस तरह के अलग अलग सोशल डिवीजन के कितने टाइप के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम एथनिक कॉम्पोजिशन समझेंगे अपनी पहली कंट्री, जो बहुत ही छोटी सी कंट्री है, बेल्जियम की। अब ये कंट्री इतनी छोटी है कि अपनी एनसीईआरटी में इसका कंपैरिजन कर दिया गया है अपने इंडिया के एक स्टेट से, हरियाणा से। सोचो, अपने यहाँ हरियाणा बहुत ही छोटा सा स्टेट है। अब ये कंट्री एरिया में हरियाणा से भी छोटी है। और ये कंट्री अगर तुम देखोगे मैप पे, तो इसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ से शेयर करते हैं, यानी बगल बगल में कौन कौन सी कंट्रीज है? फ्रांस है, नेदरलैंड है, जर्मनी है और लक्समबर्ग। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ बेल्जियम। तो ये चार याद कर लो कि ये चार बॉर्डर शेयर करती है, यानी ये चार आसपास है। इसके अलावा कोई एक ऑप्शन दे देगा और वही टिक करना होगा कि ये आसपास नहीं है। तो चार कौन कौन सी है? FNGL, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आओ कंपैरिजन एक बार हरियाणा से कर ही लेते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन दूध, दही और मक्खन खा के हो चुकी है 2 करोड़ की। 2 करोड़ लोग अकेले सिर्फ हरियाणा में रहते हैं। और इस कंट्री में, जो बहुत छोटी सी कंट्री है, हरियाणा से छोटी एरिया वाइज, तो पॉपुलेशन भी कम ही होगा। यहाँ की पॉपुलेशन हरियाणा से हाफ है, सिर्फ 1 करोड़। अब आते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन पे कि कितने तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। देखो, ये मैप अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये मैप है ऑफ कोर्स बेल्जियम का। अब ये सेंटर में, बीच में जो छोटा सा ऑरेंज एरिया दिख रहा है, ये इस कंट्री बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब ये जो येलो रीजन है, ये है नॉर्थ एरिया, नॉर्थ बेल्जियम। अब नॉर्थ बेल्जियम को हम बोलेंगे क्या? फ्लेमिश रीजन। और फ्लेमिश रीजन में लोग क्या बोल रहे हैं सबसे ज्यादा? डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? डच लैंग्वेज। और यहाँ पे टोटल 59% पॉपुलेशन रह रही है। नीचे जो ये रेड एरिया है, ये है साउथ बेल्जियम, जिसको हम बोलेंगे वैलून रीजन। कौन सा? वैलून रीजन। और यहाँ पर रह रही है 40% पॉपुलेशन। और ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं फ्रेंच। अब 1% जो बच रहा है ना, 59, 40, 99 हुआ, 1% जो बच रहा है इस कंट्री का, वो बोलता है जर्मन लैंग्वेज। अब ये सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो मेजॉरिटी यानी 59% हमें दिख रहा है क्या बोलता हुआ? डच बोलता हुआ। बट ये सिनेरियो पूरा उल्टा पड़ जाता है जब हम आते हैं, एंटर करते हैं कैपिटल रीजन में। कैपिटल क्या है इस कंट्री का? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में पूरा का पूरा रेशियो है 80-20। वहां पर डच स्पीकिंग ज्यादा है कंट्री में, बट ब्रुसेल्स में 80% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच और मात्र सिर्फ 20% लोग बोल रहे हैं डच। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो पलट गया कि कैपिटल में 59% लोग जो नॉर्थ में रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में, वो क्या बोल रहे हैं? डच। बट कैपिटल में बिल्कुल अपोजिट है। कैपिटल में 80% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच और सिर्फ 20% डच।
यानी लैंग्वेज के बेसिस पे जो मेजॉरिटी है कंट्री में वो माइनॉरिटी बन जाती है जब हम घुसते हैं कंट्री के कैपिटल ब्रुसेल्स में। बात तो सही है। अब अगर हम देखें कि इन दोनों में से कौन सी कम्युनिटी स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? मसल से नहीं, मनी से। और मनी है हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास। और कंट्री में माइनॉरिटी कौन सी है? जो साउथ में रह रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो फ्रेंच बोलते हैं, ये रिलेटिवली ज़्यादा अमीर थे और पावरफुल थे डच कम्युनिटी से, तो इनको हमेशा फ़ायदा मिलता आया। ये शुरू से अमीर थे तो इनकी एजुकेशन अच्छी हुई, डेवलपमेंट अच्छा हुआ, इन्हें जल्दी जॉब मिली, तो ये बहुत ही पावरफुल होते गए कंट्री में। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो वीकर रह गई, वो कमज़ोर रह गई इनसे। अब होता क्या है, जब ये टेंशन बढ़ती है कि एक कम्युनिटी अमीर होती जा रही है और एक कम्युनिटी बहुत गरीब होती जा रही है, बट अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन में डच स्पीकिंग कम्युनिटी ही ज़्यादा थी। तो अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच क्लैशेस होते जाते हैं, फाइट्स होती जाती है, और 1950s और 60s के बीच इनकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि जो केस मेजॉरिटी में है कंट्री में, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है जब हम घुसते हैं कैपिटल में, क्योंकि कंट्री में तो मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग, बट वहीं जब हम जाते हैं अपने कैपिटल में, वहाँ पर मेजॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल बहुत ज़्यादा क्लैशेस करवाता है दोनों कम्युनिटी के बीच, जिसकी वजह से आपस में ही बहुत क्लैशेस होते हैं। आगे चल के इसका कैसे सॉल्यूशन निकलता है ये हम देखेंगे टॉपिक 2 में। अब हम कूद जाते हैं अपनी सेकेंड कंट्री पे, जो है श्रीलंका। अब हम सब जानते हैं कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब जो एक आइलैंड है जिसके आसपास सिर्फ समुद्र है, कोई बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है कोई भी कंट्री, सिर्फ समुद्र है, अटैच्ड है हम बस, इंडिया। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर अपने दूध दही और मक्खन वाले स्टेट हरियाणा से कंपेयर करते हो तो पॉपुलेशन सेम है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। लेकिन अगर हम आते हैं एथनिक कंपोजिशन पे, यानी किस किस तरह के लोग रहते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स यानी कि जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं, ये एक अलग लैंग्वेज है, सिन्हालीज लैंग्वेज। ये कितने हैं? 74% लोग। मैप में देखो, ये श्रीलंका का मैप यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें खुद देखो, ये जो पूरा का पूरा येलो रीजन है ना, ये इतना बड़ा रीजन दिखा रहा है कि ये लोग हैं सिन्हाला बोलने वाले, यानी सिन्हालीज लोग। अब बची हुई पॉपुलेशन में 18% लोग हैं तमिल स्पीकर्स। अब इन तमिल स्पीकर्स में 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी श्रीलंकन तमिल्स, जो है 13%, यानी 13% लोग श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो ओरिजिनल नेटिव हैं। नेटिव मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल हैं, जो वहीं पर पैदा हुए और वहीं पर बड़े हुए, यानी श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के ओरिजिनली हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, ये हैं 13%। और 5% हैं इंडियन तमिल्स, जो हैं तो इंडिया के बट तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और रहते श्रीलंका में हैं। अब ये श्रीलंका कैसे पहुंचे? देखो, अगर तुमने चैप्टर 4 पढ़ा है, ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर हिस्ट्री का, तो उसमें बताया गया था कि प्लांटेशन वर्कर्स ज़बरदस्ती, जब इंडिया कॉलोनाइज था तो ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन करवाने के लिए अलग अलग जगह पर लोगों को बुलाया था, और इंडियंस को भी वो उठा करके ले गए थे श्रीलंका में प्लांटेशन का काम करवाने के लिए, जिस वजह से एक पॉपुलेशन वहाँ पे गई, और उसके आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली जनरेशन आज वहाँ पे है, किस नाम से? इंडियन तमिल्स के नाम से। अब देखो, यहाँ पर हमने बात की सिर्फ लैंग्वेज की, बट बात कर लेते हैं एक बार कि कौन कहाँ पे रहता है। तो हमने देखा ये जो येलो रीजन है, ये पूरा कौन सा है? सिन्हाला स्पीकिंग वालों का। इतने ज़्यादा बड़े रीजन में सिन्हालीज लोग रहते हैं, जो सिन्हाला बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो डार्क रेड रीजन है, ये कौन है? इंडियन तमिल, जो नेटिव श्रीलंकन नहीं है बल्कि इंडिया से आए हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये बॉर्डर पे देखो, नॉर्थ के साइड पे और ईस्ट के साइड पे, ये बॉर्डर जो ऑरेंज कलर का है, ये कौन है? ये बॉर्डर है श्रीलंकन तमिल्स का, यानी जो ओरिजिनल नेटिव श्रीलंका के लोग हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और अगर रिलीजन की बात करें, जो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन है, 74% लोग, जो मेजॉरिटी हैं, वो हैं बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और तमिल्स हैं वो मोस्टली हिंदूज़ हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। और बचे हुए 7%, 74 और 18 हुआ 92, बचे हुए 7% लोग हैं क्रिश्चियंस, जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, तमिल भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये थी 99% पॉपुलेशन का एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। 1%
जो बच गया बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है जब एथनिक कंपोजिशन पूछा जाएगा कि 74% लोग सिन्हालीज हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और जो बचा 18% है वो है तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, जिसमें 13% है नेटिव श्रीलंकन, 5% इंडियन तमिल्स, और 7% लोग हैं क्रिश्चियंस जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं सिन्हालीज और कुछ लोग बोलते हैं अपनी तमिल लैंग्वेज। और हमने 100% तरीके से खत्म कर लिया है टॉपिक 1 जो था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को देखा, अब आगे इन दोनों कंट्रीज के साथ क्या होता है ये देखते हैं। देखो आ गया है टॉपिक 2 विच इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। नहीं ये तमिल वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड ही है, हाँ लंबा है, इसकी मीनिंग समझ लो। मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन तुम्हारे बुक में दी है, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड ऑफ द मिनॉरिटी। मतलब कि मेजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है, ठीक है, एक ऐसी बिलीफ, एक ऐसी मान्यता जब लोग मानने लग जाएं कि जो कंट्री की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिस भी कंट्री में मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया में हिंदूज की पॉपुलेशन है, तो वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ही कंट्री को रूल करे विच एवर वे इट वांट्स, यानी जैसे मन वैसे रूल करे बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द मिनॉरिटी, कि माइनॉरिटी क्या चाहती है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या विशेष हैं, ये सब को साइड में लात मार के अपने मन की रूल चलाए, ये बिलीफ को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो श्रीलंका में यही बिलीफ फॉलो किया गया। देखो एक बार बैक स्टोरी देखते हैं। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? 1948 में। अब इसके लीडर्स ने सिन्हाला कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चालू कर दिया। क्यों? कोई भी गवर्नमेंट अपनी सरकार बार बार बनना चाहती है एक डेमोक्रेसी में, और बार बार सरकार कब बनती है? जब आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को बार बार सपोर्ट करो और माइनॉरिटी को लात मार के साइड कर दो। कैसे? जैसे यहाँ पर 74% है सिन्हालीज लोग, यानी सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब इन्हीं 74% की बात सुनी जाए, इन्हीं 74% को सपोर्ट किया जाए, तो बार बार ये 74% वोट डायरेक्ट जाएगा इस पार्टी को और इसकी ही गवर्नमेंट बनेगी। तो ये दिमाग लगाया गया, और कैसे इस चीज़ों को किया गया ये सुनो। मेजॉरिटेरियन मीजर्स क्या होते हैं? जो मैंने बताया मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी मेजॉरिटी की बात सुनो। तो ये कैसे सुनी? सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को कैसे पीक पे पहुंचा दिया, पहाड़ पे चढ़ा दिया? देखो 1956 की बात है, 48 में आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस हुए, करेक्ट 8 साल बाद 1956 में एक एक्ट पास किया गया, यानी एक लॉ पास किया गया, जिससे पूरी की पूरी कंट्री की, यानी श्रीलंका की सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो सोचो 74% लोग जो बोल रहे हैं उसको बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो बाकी पॉपुलेशन थी जो तमिल बोल रही थी उसको साइड में कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया तमिल को। और गवर्नमेंट ने, दूसरी चीज सुनो, गवर्नमेंट ने हर बार प्रिफरेंशियल पॉलिसीज लाई। प्रिफरेंशियल पॉलिसीज का मतलब ऐसी पॉलिसीज जिसमें सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रीफरेंस ज़्यादा मिले, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को सपोर्ट मिले। जो सिन्हालीज लोग हैं वो लोग अप्लाई कर रहे थे जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटी की पोजीशन के लिए, तो उनको जल्दी जॉब्स मिल रही थी। ऐसे ऐसे लॉ लाए गए, ऐसी पॉलिसीज लाई गई। थर्ड पॉइंट, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें बोला गया दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करो और इसकी ग्रोथ करवाओ, बुद्धिज्म को फैलाओ। बुद्धिज्म खाली एक रिलीजन को सपोर्ट करो, और वो एक रिलीजन कौन है? जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन फॉलो करती है। जो मेजॉरिटी है 74% सिन्हाला स्पीकिंग, वही तो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ 18% वो फॉलो कर रहे थे या तो हिंदुज्म को, या तो इस्लाम को, या फिर क्रिश्चियनिटी को। अब ये सारे मीजर्स की वजह से, इन 3 मीजर्स की वजह से जो अलग पॉपुलेशन थी, 18% पॉपुलेशन श्रीलंकन तमिल्स जो थे, ये काफ़ी ज़्यादा एलाइनेटेड फील करने लग गए। एलाइनेटेड मतलब बिल्कुल अलग फील करने लग गए कि यार ये कंट्री तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। कैसे? पॉइंट 1, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। मतलब कि उन्हें लगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कौन लीड कर रहे हैं? सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट लीडर्स, इन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है हमारे लैंग्वेज, यानी हमारी लैंग्वेज कौन सी? तमिल लैंग्वेज, और हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन, इन सब की कोई परवाह ही नहीं है। ये सिर्फ मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच था। दूसरा पॉइंट, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest।
ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इनमें इनको पॉलिटिकल राइट इक्वली नहीं मिल रहा है। ना ही इक्वल पॉलिटिकल राइट है, ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जब भी कोई पॉलिसी बनती थी तो उसमें प्रीफरेंस किसको देते थे? हर बार सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को। तो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन की ही जॉब लग रही थी, उन्हें ही सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी और ये बेचारे माइनॉरिटी 18% लोग ऐसे ही बैठे रह जाते थे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो ये एलाइनेशन, जो ये हर्ट फील कर रही थी वो कम्युनिटी, इसका रिजल्ट निकलता है कि इनके बीच के रिलेशन और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। अब इसके लिए कोई भी कम्युनिटी अपने हक के लिए फाइट करती है। कैसे फाइट किया श्रीलंकन तमिल्स ने? ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्होंने रैलीज निकाली, पार्टीज निकाली, किस लिए? कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तमिल को, क्योंकि ये तमिल बोलते थे, और ताकि एक रीजनल ऑटोनॉमी आ सके, इक्वालिटी आ सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके एजुकेशन में, जॉब्स में। क्योंकि जब एक लैंग्वेज जिनका इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ये लैंग्वेज वो बोलते ही नहीं है, तो ऐसी लैंग्वेज को अगर तुम नेशनल लैंग्वेज बना दोगे तो ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ताकि एक इक्वालिटी है, इसलिए तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। जैसे हमारे इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, और दोनों इंग्लिश और हिंदी, ताकि नॉर्थ इंडिया जो हिंदी बोलने वाली पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, वो भी बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जो साउथ में कई लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, इंग्लिश का यूज़ करते हैं, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फील कर सकें। तो यही श्रीलंकन तमिल्स की भी डिमांड थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ ताकि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। देखो लिखा है, अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, एजुकेशन में और जॉब्स में। बट इनकी डिमांड सुनी नहीं गई और बार बार इनकी डिमांड को डिनाई किया गया, इग्नोर किया गया, मना किया गया। इसके बाद 1980s में कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा, जो अपना एक नया एजेंडा लाते हैं। ये बोलते हैं कि हमें एक, अगर तुम इतना नहीं कर पा रहे हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना सको, तो हमें अपना एक अलग स्टेट दे दो, इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। इलाम का मतलब स्टेट। हमें अपना एक अलग स्टेट दे दो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। अब नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि यहीं पर हमने देखा था बॉर्डर पे ही ये श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये चाह रहे थे कि हमें एक अलग एरिया, एक अलग स्टेट दे दो, हम अपना खुद से चला लेंगे, तुम लोग अपना मेजॉरिटी खेलो। अब ये जब सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि फाइनली इन दोनों के बीच हो गया सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर क्या होता है? बिल्कुल वही जो तब हुआ था जब उसने ना तुम्हें भाव दिया ना तुम्हारे दोस्त को, और तुम दोनों आपस में लड़ गए। तो जब एक कंट्री के ही अंदर, जब एक नेशन के अंदर दो कम्युनिटीज आपस में ही लड़ जाएं, देखो वॉर तो वो होता है ना कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़े, बट सिविल वॉर ये होता है कि जब एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वायलेंट लड़ाई हो जाए दो ग्रुप्स के बीच, एक ही कंट्री में, एक ही स्टेट में। तो ये सिविल वॉर किसके किसके बीच था? श्रीलंकन तमिल्स के बीच, तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच, और जो मेजॉरिटी थी जो थी सिन्हाला कम्युनिटी के बीच। अब इस सिविल वॉर में कई सारे लोग दोनों कम्युनिटीज़ के मारे जाते हैं, और कई लोगों को तो फोर्सफुली कंट्री छोड़नी पड़ जाती है और अलग अलग जगह भागना पड़ता है। कई लोग इधर अपने इंडिया में साउथ के रीजन में भी आए थे उस टाइम पर, जो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल उस टाइम का पीरियड था। बहुत सारी इमेजेस वॉर्स की उस टाइम पे आई थी जो तुम अपने सामने देख सकते हो। अब देखो, कोई भी वॉर होती है ना एक कंट्री के अंदर, तो इससे बहुत बुरा असर पड़ता है उसकी सोशल लाइफ पे, कल्चरल लाइफ पे और इकोनॉमिकल लाइफ पे। मतलब सोशल लाइफ का मतलब कि अब वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी आने वाली कई जनरेशन बिल्कुल एलाइनेटेड फील करेगी, अलग फील करेगी कि प्रीवियस जनरेशन की वजह से हमारी पुरानी पीढ़ियों को ऐसा झेलना पड़ा था। फिर कल्चरल डिफरेंसेस रह जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और इकोनॉमिकल सेटबैक तो मिलता ही है। जब भी सिविल वॉर होता है तो पूरी की पूरी कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक गुड्स है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे इकोनॉमी पूरी तरह से कंट्री की खराब हो जाती है। तो ये थी स्टोरी श्रीलंका की, जहां पर गवर्नमेंट ने सिर्फ मेजॉरिटी की सुनी, जिसकी वजह से कंट्री का बुरा हाल हो गया और आपस में ही सिविल वॉर हो गई। बट अपने पास है अब सेकेंड स्टोरी, विच इज अ टॉपिक थर्ड, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन तमिल वर्ड नहीं है, यह भी एक इंग्लिश वर्ड ही है जिसका मतलब है एकोमोडेट करना,
एडजस्ट करना, यानी बेल्जियम ने कैसे वो कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन जो हमने देखा था कि कंट्री में कोई और मेजॉरिटी है, कैपिटल में कोई और मेजॉरिटी है, इसको कैसे एकोमोडेट किया, यानी कैसे एडजस्ट किया। बट ये देखने से पहले एक बार जो दो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। नंबर 1, एक्सप्लेन 3 measures टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एन एक्ट पास्ड इन 1956। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में आ चुका है, 2012, 2016 और कई साल में। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 मेजर्स बताओ जो श्रीलंका ने लिया, जो एक्ट पास किया था ना 1956 में। तो क्या क्या 3 चेंजेस थे। सबसे पहला, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, तमिल लैंग्वेज को इग्नोर करके। सेकंड, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज लाई जिसमें फेवर किसको किया गया, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी की पोजीशंस पे। और थर्ड, द एक्ट डिक्लेयर दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करो और फोस्टर करो। जो रिलीजन बुद्धिज्म किसका था, 74% सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन का। अब इसको याद रख सकते हो निमोनिक से कि लंका बिगड़ गई, क्योंकि ये एक्ट लाने के बाद हुआ क्या, श्रीलंका बिगड़ गई, लंका बिगड़ गई। LBG, L से है सिन्हाला लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज। फिर B से है बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को सपोर्ट करो, फोस्टर करो, ये लाया गया। और G से क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में सपोर्ट करो किसको, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन, कि एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का इतना कॉम्प्लेक्स क्यों था, एक्सप्लेन करो। देखो, इसके 2 ही रीजन थे। सबसे पहला कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन में 59% फ्लेमिश रीजन में रहते थे, नॉर्थ वाले रीजन में, और क्या बोलते थे, डच लैंग्वेज। और 40% लोग रहते थे वलोनिया रीजन में, यानी साउथ वाले रीजन में, और क्या बोलते थे, अपनी दूसरी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। और 1% लोग बोलते थे जर्मन। अब ये तो हाल था कंट्री का, बट कैपिटल में हाल बिल्कुल उल्टा था। कैपिटल क्या था, ब्रुसेल्स, जहां पे 80% लोग बोल रहे थे फ्रेंच और 20% डच, जो बिल्कुल ऑपोजिट था कंट्री से। अब इसको याद कैसे रख सकते हो, देखो, जब भी तुम फ्रेंच फ्राइज लेने जाते होगे तो तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि कम पैसे में कम फ्रेंच फ्राइज मिलता है और ज़्यादा में बड़ा फ्रेंच फ्राइज मिलता है। तो याद रखो 40WF 80BF। 40WF का मतलब 40 वाला फ्रेंच फ्राइज। अब 40 वाला फ्रेंच फ्राइज छोटा होगा, तो 40% लोग जो वलोनिया में थे, W से वलोनिया, और क्या बोलते थे, F फ्रेंच। अब 80BF 80 में बड़ा फ्रेंच फ्राइज, यानी 80 में बड़ा फ्रेंच फ्राइज आएगा। तो 80% लोग ब्रुसेल्स में क्या बोलते थे, फ्रेंच। तो जब तुमने इतना याद कर लिया कि 40% लोग वलोनिया में, यानी कंट्री के साउथ रीजन में फ्रेंच बोल रहे थे, तो ये कंट्री में माइनॉरिटी में थे। बट वही 80BF यानी 80% ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोल रहे थे, यानी कि जो कैपिटल था उसमें ये फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में थे। तो यही था पूरा का पूरा खेल। ठीक है, समझ गया। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैसे लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे श्रीलंकन तमिल्स ने रिएक्ट किया जब उन्हें लगा कि वो एलाइनेटेड हैं, उन्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं। हाउ डिड द श्रीलंकन तमिल्स एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट आफ्टर द मेजॉरिटेरियन मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो सबसे पहली श्रीलंकन लोगों ने अपनी पार्टीज और स्ट्रगल्स लॉन्च की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। दूसरी, उन्होंने कहा इक्वल ऑटोनॉमी दो ताकि हम इक्वालिटी से अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सके, चाहे वो जॉब्स में हो या एजुकेशन में। और तीसरी, उन्होंने कहा कि एक सेपरेट स्टेट बना दो, तमिल इलाम सेपरेट स्टेट बना दो, कहाँ पे, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। तो ये थे सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस अपनी ही वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्विज में मिल जाएगा। फ्री क्विज है, जाकर इस चैप्टर को खत्म करने के बाद जरूर सॉल्व करना। पॉपकॉर्न खाओगी? आते हैं हम टॉपिक 3 पे, जो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जो मैंने बताया भी, एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करना। तो कैसे एडजस्टमेंट किया, सुनो ध्यान से। 1970 से 1993 के बीच, यानी इन 23 ईयर्स के बीच, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। ये कई बार एमसीक्यू में आता है, कितने बार अमेंड किया, 1 2 3 4 पे मार्क कर देना कि 4 बार अमेंड किया। अमेंड मतलब क्या होता है, अमेंड मीन्स एडिट करना। जैसे तुम फोटो एडिट करके अपने आप को चेंज कर देते हो, पिंपल हटा देते हो और बाल बढ़ा लेते हो, बस उसी तरह इन्होंने जो गलतियां थी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनको चेंज किया, अमेंड किया, एडिट किया। क्या क्या चीजें एडिट की, देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। और जो स्पेशल लॉज रहेंगे इनको दोनों कम्युनिटी का, दोनों
लैंग्वेज ग्रुप का, लिंग्विस्टिक ग्रुप जिसको बोलते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब अ ग्रुप मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेस पे जो ग्रुप थे ना, डच और फ्रेंच, ये दोनों ग्रुप का सपोर्ट जब मिल जाएगा तभी कोई भी स्पेशल लॉ पास होगा, तभी कोई भी लॉ लागू होगा, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी अपने मन से यूनिलैटरली डिसीजन ना ले पाए, यानी अकेले डिसीजन ना ले पाए। तो ये पहला पॉइंट है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दोनों ग्रुप से सपोर्ट चाहिए तभी लॉ पास होगा, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी अपने मन का डिसीजन ना ले। देन नेक्स्ट पॉइंट, many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. अरे अंग्रेजी है यार, तुम सुनो, तुम अपनी भाषा में सुनो क्या मतलब है इसका, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इसकी पावर्स को उठा उठा कर किसे दे दिया गया? दूसरी गवर्नमेंट को। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, जो डिवाइडेड थी स्टेट गवर्नमेंट, जो ग्राउंड पे काम कर रही होती है, ताकि जो सारी की सारी पावर है एक जगह पे कंसंट्रेटेड ना रहे, सिर्फ ऊपर ना रहे। और अगली लाइन में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, कि ये इसकी कोई गुलाम नहीं है, कि इससे कोई जूनियर नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना अपना काम करेंगे। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के हर डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो, ये हमने जो डिस्कस किया अभी तक, ये था पूरी कंट्री के लिए, ठीक है ना, कि अलग अलग इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, अलग अलग मिनिस्टर्स रहेंगे, यानी फ्रेंच स्पीकिंग अलग मिनिस्टर्स इक्वल नंबर रहेंगे जिसके डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के। अब अगर बात करें कैपिटल की, जहां पर सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है, जहां पर मेजॉरिटी में कौन है? यहां पर मेजॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग, जो माइनॉरिटी में कंट्री में, तो यहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई। अब ये गवर्नमेंट में भी सेम केस है, यहां पर भी दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कि अगर 5 मिनिस्टर्स रहेंगे डच स्पीकिंग वाले, तो 5 मिनिस्टर्स ही रहेंगे फ्रेंच स्पीकिंग वाले, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और ये क्यों एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि जब पूरी कंट्री एक्सेप्ट करने को रेडी है कि हाँ चलो, भले ही कोई दूसरी कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो तब भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल ने बोला चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे भले ही फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में है, बट तुमने कंट्री में जहां हम माइनॉरिटी में एक्सेप्ट कर लिया ये बात कि इक्वल रहेंगे, तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे यहाँ कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब अगला चेंज सुनो, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। क्या मतलब है? ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से। कम्युनिटी गवर्नमेंट ये क्या थी? देखो, एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए है, एक स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग रीजन के लिए। कौन कौन सा रीजन? ऊपर वाला नॉर्थ रीजन जो था फ्लेमिश रीजन, और नीचे वाला साउथ रीजन जो था वेलोनिया रीजन। अब एक थर्ड गवर्नमेंट चाहिए, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में लैंग्वेज के बेस पे बनाई गई, वन लैंग्वेज कम्युनिटी की। डच वालों की एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों की एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, और जर्मन वालों की एक जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोई मैटर नहीं, चाहे ये लोग कैपिटल में रहते हो पॉपुलेशन, चाहे ये लोग कंट्री में रहते हो नॉर्थ में, साउथ में, या लेफ्ट राइट, कहीं भी। इनका क्या है कि इनकी कम्युनिटी की गवर्नमेंट लैंग्वेज के बेसिस पे रहेगी। और ये गवर्नमेंट करेगी क्या? ये कल्चरल डिसीजंस में हेल्प करेगी, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करेगी। देखो, ये होता है बारीक काम, कि नीचे ग्राउंड लेवल तक बिल्कुल सपोर्ट रहे हर एक कम्युनिटी के लिए, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, या कोई भी हो। 1% जर्मन स्पीकिंग भी है, बस उनके लिए भी लेकिन एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तीनों लैंग्वेज की एक एक अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट। सही है। अब ये मॉडल तुम्हें लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है भी, बट ये मॉडल बहुत अच्छा काम किया। और इतनी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन होने के बावजूद यहाँ पर श्रीलंका वाली सिचुएशन नहीं आई, बिल्कुल भी सिविल वॉर नहीं हुआ। अब जब सारी की सारी यूरोप की कंट्रीज़ ने सोचा कि हम कहाँ पर बनाएंगे अपना यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, तो डिसाइड किया गया बेल्जियम में। और ये चमचमाती हुई शीशे की बिल्डिंग है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम। देखो, इधर आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला कि इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में। दूसरा, जो भी लॉज रहेंगे दोनों कम्युनिटी के मेंबर सपोर्ट करेंगे तभी पास होगा, ताकि कोई भी अकेले डिसीजन ना ले। तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रहेगी, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। चौथा
कि ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट है जहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों लैंग्वेज कम्युनिटीज़ का। और पांचवा कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो एक लैंग्वेज की एक कम्युनिटी, डच की अलग, फ्रेंच की अलग और जर्मन स्पीकिंग लोगों की अलग, ये ग्राउंड लेवल पे अलग अलग इश्यूज देखेगी। अब देखो क्या डिफरेंस था बेल्जियम में और श्रीलंका में, कि श्रीलंका में पूरा बवाल हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है, सब लड़त झगड़ रहे होते हैं, बिग बॉस वाला हाल, और बेल्जियम में बिल्कुल आश्रम वाला हाल, सब लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाए। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म, यानी मेजॉरिटी 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 की बात सुनो। जो शॉर्ट रन में तो अच्छा लगता है कि हाँ मेजॉरिटी की बात सुन रहे हैं, कंट्री खुश है, लेकिन एक्चुअली कंट्री नहीं, मेजॉरिटी खुश है। आगे जाके काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ता है जब सिविल वॉर या ऐसी कंडीशंस आती हैं। वहीं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करोगे, सपोर्ट करोगे लोगों का, माइनॉरिटीज़ का, जैसे हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में भी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किया जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स में थोड़ी रिजर्वेशन दी जाती है ताकि सोशल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ताकि जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर सिर्फ आपकी ही कम्युनिटी के लोग ना रहें, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहें, साथ बैठें और आप अपने देश की जो डाइवर्सिटी है उसको समझ पाओ और साथ मिलकर काम कर पाओ। तो ये सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से इंडिया में ऐसी कोई तकलीफ आज तक नहीं आई। और बेल्जियम ने ऐसे अमेंडमेंट्स लाए, इस वजह से बेल्जियम में भी ऐसा नहीं हुआ। बच गया साला। और अब आओ देखते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग करनी चाहिए? तो इसके दो टाइप के रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा होता है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कॉशियस रीजन, कि जो लेना ही चाहिए वरना मुसीबत आ सकती है कंट्री पे, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रीजन होता है। और मॉरल रीजन होता है जो बुकिश रीजन हो, बिल्कुल एक मॉरलिटी के लिए, बिल्कुल मॉरल वैल्यूज जो तुम्हें पढ़ाई जाती थी बचपन में। देखो प्रूडेंशियल रीजन यानी प्रैक्टिकल रीजन क्या होते हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इससे जो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सोशल ग्रुप के बीच, दो ग्रुप्स आपस में लड़ जाएंगे, ये कम होता है। ऑब्वियसली देखो जब पावर शेयरिंग की गई डच और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट का चांस हट गया, इसी वजह से सिविल वॉर नहीं हुई। जब नहीं की गई तो श्रीलंका में धूम मचाले हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्डर एज सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये एक अच्छा तरीका है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी हो पाएगी, गवर्नमेंट तभी चल पाएगी जब अपनी कंट्री में ही वॉर ना चल रही हो, कंट्री के लोग आपस में ना लड़ रहे हो। और कब नहीं लड़ेंगे? जब पावर शेयरिंग हो। तीसरा रीजन प्रूडेंशियल रीजन है imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। मतलब कि जब मेजॉरिटी की बात सुनो तो शॉर्ट रन में अच्छा लग सकता है कि वाह 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 सब लोग खुश हैं, सब चंगा सी, बट चंगा नहीं सी, क्योंकि आगे जाके ये यूनिटी को हार्म कर सकता है। आपस में ही लोग यूनाइटेड फील नहीं करेंगे अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि जो माइनॉरिटी है वो एलाइनेटेड फील करेगी, अलग फील करने लग जाएगी, जो केस हुआ कहाँ? श्रीलंका में। चलो मॉरल रीजंस क्या क्या हैं, किताबी रीजन। तो सबसे पहला, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लाइन देख के लग रहा है बुकिश लाइन है कि मतलब पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? पावर शेयरिंग। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक रूल में सबसे मस्ट कंडीशन है, सबसे मस्ट प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि तुम अगर डिक्टेटरशिप को देखो, वहां क्या होता है, कोई भी राजा बन गया अपने मन का काम कर रहा है। बट डेमोक्रेसी में हम सबके पास एक वोट है, सबका इक्वल अधिकार है, तो सब पे इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सेकंड मॉरल रीजन, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट इफेक्ट। कि डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग उनके साथ की जाती है जो इफेक्ट हो उससे, जिस पे पावर एक्सरसाइज की जा रही है, यानी जिस पे पावर चलाई जा रही है वो इफेक्ट हो, और जिनको वहां पे रहना है। थर्ड पॉइंट, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। कि लोगों को पूरा हक है कि उनसे पूछा जाए, अकाउंटेबिलिटी हो यार, उनसे पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, कैसे तुम रहना चाहते हो। अरे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो खुद देखोगे कि हम गवर्नमेंट तो चुनते हैं, बट उसके बाद गवर्नमेंट हमसे हमारा बिल्कुल ओपिनियन मानती है। कैसे? हम अपने मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, वो मिनिस्टर पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं किसी भी लॉ के ऊपर, तब वो लॉ पास होता है, और उसके बाद भी हम उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे। आते हैं अगले टॉपिक पर, बट बीच में ये बहुत बड़ा एक पूरे पेज पे दिया हुआ ये खलील्स डिलेमा वाला पैराग्राफ, इस पर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है।
इसको सॉल्व करो, काफ़ी अच्छा केस बेस्ड है, पूरा पढ़ लेने के बाद सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं टॉपिक 4, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे। बहुत 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 ईजी टॉपिक, जहाँ पे हमें देखना है कि पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म की होती है, किस किस टाइप की होती है, कितने तरह से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। देखो, पहले क्या होता था, बहुत पहले लोग सोचते थे कि जब डिक्टेटरशिप रहेगी, एक ही आदमी के पास सारी पावर रहेगी तो बड़ी जल्दी डिसीजन हो जाएगा। एक आदमी के पास पावर है, उसने बोला अनुराधा बेवफा है, तो सबने मान लिया, पूरी पॉपुलेशन ने, कि अनुराधा बेवफा है। लेकिन श्याम नहीं मान रहा था, तो श्याम को डिक्टेटरशिप में गोली मरवा दी गई। बट अगर वहीं डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेसी में कोई एक आदमी अपने मन का डिसीजन नहीं ले सकता है, उल्टा पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और हर एक लोग एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तुम देखोगे। तो हमारे पास हैं टोटल कितने फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? टोटल हमें पढ़ने हैं अलग अलग 5 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आता है 3 ऑर्गन, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अरे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये बिल्कुल लाइन सीधे खींच दी, अब इसमें 3 सर्कल ड्रॉ कर लो या 3 ब्लॉक्स, ये तीनों ब्लॉक्स बराबर हैं एक दूसरे को। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों इक्वली पावरफुल होते हैं, किसी के पास भी एक दूसरे से ज़्यादा पावर नहीं है। तो यहाँ पर इसी सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं और एक दूसरे की पावर बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? देखो, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, जो हमारा पार्लियामेंट है, असेंबलीज हैं, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बैठते हैं। और एग्जीक्यूटिव का मतलब जो कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट करवाता है लोगों से, यानी ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पुलिस पावर, जितनी भी जो तुम ऑफिसर्स देखते हो जो कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं कंट्री में, वो हो गया एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जुडिशरी, जो बिल्कुल लीगल तरीके से बैंड बजाती है उसकी, जो लॉज को फॉलो ना करे और इलीगल डिसीजंस लेना चालू कर दे। तो अब ये तीनों आपस में एक दूसरे को चेक कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर हम खुद से चूज कर रहे हैं मिनिस्टर्स को, जो लेजिस्लेटिव में बैठते हैं, मिनिस्ट्री में बैठते हैं, जो कोई भी लॉ पास करते हैं, फिर वो लॉ जब पास होता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करवाती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर अगर वो लॉ हम चैलेंज करना चाहें तो जुडिशरी में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, और अगर हमने चैलेंज किया, वो गलत पाया गया, तो वो लॉ वापस लिया जाएगा। यानी जुडिशरी वाला सिस्टम है, जो ऑर्गन है, ये लेजिस्लेटिव के ऑर्गन को, जिसने लॉ पास किया था, उसको चेक कर रहा है। उसी तरह लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। हर एक ऑर्गन एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। नाउ सेकंड, अमंग डिफरेंट लेवल्स। पहला क्या था? ऑर्गन, जो हॉरिजॉन्टल था। अब ये लेवल्स, नाम सुनते ही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बिल्कुल ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। बिल्कुल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहां हम इसको कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्यों? जो चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि फेडरलिज्म का मतलब ही होता है अलग अलग लेवल्स पे पावर को बांटना। इसीलिए इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे पावर को बांटा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने बेल्जियम में देखा ही, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट। और अपने इंडिया में भी तुम्हें थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएगी, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत सिस्टम। तो ये होता है वर्टिकल डिवीजन, जहां पे ऊपर हायर पावर होती है, नीचे लोअर पावर्स होती हैं। अब थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, विच इज डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में पावर को बांट देना। अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, कहीं रिलीजन के बेस पे तो कहीं लैंग्वेज के बेस पे। जैसे बेल्जियम में थे अलग अलग ग्रुप्स, जर्मन, डच, फ्रेंच, और वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए बना दी गई। और इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ को कैसे हम सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, रिजर्वेशन दे करके, कि कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं अलग अलग जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में। अब कोई भी डेमोक्रेसी हो, भले ही पावर डिवाइडेड हो, बट ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो ऊपर के लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनमें ही सबसे ज़्यादा पावर कंसंट्रेटेड होती है। जो वो चाहते हैं वही होता है। देखो इस कार्टून में यही दिख रहा है, ये डेमोक्रेसी है घोड़ा, इसको टाइटली पकड़ रखा है पुतिन ने और बुश ने, जो रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट्स के पास ज़्यादा पावर थी। 2005 में रशिया ने ऐसे लॉज बनाए जिसमें पावर और ज़्यादा बढ़ा दी जाए प्रेसिडेंट की। तो वही दिखाया गया यहाँ पे कि प्रेसिडेंट की ही पावर ज़्यादा है। वी गॉट अ कीप द रिन टाइट व्लादिमीर, कि हम रिन जो है, जो पावर है, रस्सी है, उसको टाइटली पकड़ रहेंगे, सारी पावर्स हमारी मुट्ठी में रहेगी। ये यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। नाउ फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है अमंग
प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अलग अलग कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं जो एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टूडेंट यूनियन हो गया, बिजनेस यूनियन। स्टूडेंट यूनियन का एग्जांपल है ABVP अपने यहाँ पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाता है। और वहीं अगर हम बात करें बिजनेस की, तो लोगों ने अपना बना रखा है FICCI, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ फिफ्थ फॉर्म इज डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में भी कई बार ऐसा केस होता है कि पावर बढ़ जाती है। कब? याद करो, जब कोalition गवर्नमेंट बनती है। मैंने बताया एक सर्टेन नंबर चाहिए होता है। इमेजिन करो कि 100 में से 70 सीट्स चाहिए किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए, बट उस पर्टिकुलर ईयर में किसी भी पार्टी की एक 70 सीट्स नहीं आई। किसी को मिल गया 30, किसी को मिल गया 30 और किसी को 10, तो अलग अलग बढ़ गया। तो ये 30 वाले आपस में टीम बना लिए कि हम दोनों मिल के गवर्नमेंट बना लेंगे और 10 वाले को भगा देंगे। तो ये हो गया इन दोनों पार्टीज का कोalition गवर्नमेंट, कि मिल के गवर्नमेंट बना ली। अब यहाँ पर ऐसे इंडिया में कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जैसे जब बीजेपी ने कोalition बनाया था 1998 में, एनडीए ने 1999 में। और मैंने 5 टाइप्स बताए हैं क्योंकि ये कंप्लीट आंसर है, 5 मार्कर में इस तरह से लिखना है जब भी 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, ये इमेज तुम्हारे बुक में दी गई है, जहाँ पर एक कार है जिसकी 2 स्टीयरिंग है। अब ना ही ये BMW है, ना ही लैम्बोर्गिनी, बट ये कोई अलग ही कार है। यहाँ पर इस कार से रिलेटेड, इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कोalition गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी को ही सारे वोट नहीं मिल जाते हैं जितने चाहिए होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो क्या होता है, कुछ अलग अलग 2 पार्टीज 3 पार्टीज मिल के साथ में वो नंबर अचीव करती हैं ताकि ये गवर्नमेंट बन पाए। उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो 2 अलग अलग विचार वाले, 2 अलग अलग सोच वाले पार्टीज मिल गई और कोalition गवर्नमेंट तो बन गई, बट एक स्टीयरिंग इधर घुमाना चाहेगी मेरे हिसाब से चलो, और एक स्टीयरिंग उधर घुमाना चाहेगी मेरे हिसाब से चलो। तो काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस होते हैं, कोalition गवर्नमेंट में डिफिकल्टीज आती हैं। तो ये इमेज क्या दिखा रही है, ये कार्टून क्या दिखा रहा है? प्रॉब्लम्स इन कोalition गवर्नमेंट। और ये पर्टिकुलरली तब बनाई गई थी जब कोalition गवर्नमेंट थी किस किस के बीच? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक यूनियन के बीच। खत्म होता है टॉपिक नंबर 4 भी, खत्म होता है ये चैप्टर। बट वेट, एक बार डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक 3 और टॉपिक 4 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर भी लिया। टॉपिक 3 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ सकता है कि बेल्जियम में कैसे अकोमोडेशन की गई। उसको याद करने की मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ, मिमोनिक। देखो, मिनिस्टर सुधारेंगे ब्रुसेल्स, MSB। क्या मतलब? M से हो गया मिनिस्टर्स जो इक्वल होने चाहिए, S से हो गया नॉट सबॉर्डिनेट कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी, और थर्ड B, ब्रुसेल्स में रहेगी एक सेपरेट गवर्नमेंट। और अगला पॉइंट कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला, एक थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी जिसमें लोग अलग अलग 1 लैंग्वेज कम्युनिटी में इलेक्ट करेंगे और ग्राउंड लेवल पे अलग अलग इश्यूज़ को वो देखेगी। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि अलग अलग पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स की है? 5 फॉर्म्स की। मैंने बता ही दिया है कौन कौन सी। सबसे पहला डिफरेंट ऑर्गन्स जो हॉरिजॉन्टल होता है, डिफरेंट लेवल्स जो होता है वर्टिकल, और थर्ड जो होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट। फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप जैसे ABVP या फिर FICCI जैसे कि स्टूडेंट यूनियन का हो गया, और इधर बिजनेस ग्रुप्स का, अलग अलग ग्रुप्स का, जैसे फार्मर यूनियन भी अपने यहाँ पे हैं। फिर फिफ्थ होता है कोalition गवर्नमेंट, जब पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में ही पावर बांटनी पड़ जाए, यानी खुद का ओरियो बिस्किट ओरियो बनाने वालों को ही चखना पड़ जाए। एक बहुत हॉट्स वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, वो ये एक्टिविटी तुम्हारे एनसीईआरटी में दी थी कि न्यूज़पेपर पढ़ो और पता लगाओ क्या ऐसा कुछ तुम्हारी कंट्री में भी हो रहा है जहाँ पावर शेयरिंग डिस्प्यूट हो। तो हाँ, रिसेंटली मणिपुर में ऐसा केस हुआ। मणिपुर में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, बट एक कम्युनिटी रिलेटिवली रिच है, पावरफुल है, एक नहीं है, और पार्लियामेंट में इन दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो पावर शेयरिंग डिस्प्यूट रिसेंटली कहाँ पे है? मणिपुर में। एक अच्छा एग्जाम्पल है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खत्म हुआ ये चैप्टर। बिल्कुल हमने एक एक चीज देखा है। जैसा मैंने कहा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तुम फ्री में क्विज जाके अटेम्प्ट करो वेबसाइट पढ़ ले। ये चैनल, ये वीडियो सब में फैला दो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो तुमसे मिस ना हो। जाकर नोट्स वेबसाइट से ले लेना, जरूर फ्री है यार, फ्री की चीज तो लो। और फिर क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।